Morning class 10. We will continue the Gupta dynasty today. Today we are going to complete this Gupta dynasty. We have started in the last video the Gupta dynasty. Let's recall the Gupta dynasty again, who was the founder of Gupta dynasty, and the next who is. So what we have seen, who was the founder of the Gupta dynasty? श्री गुप्ता. कौन थे, किसने फाउंड किया था? श्री गुप्ता. श्री गुप्ता के बाद कौन आया? तो इस तरह से आप याद करने के लिए एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच आया. तो घटोत्कच के बाद कौन आया? घटोत्कच का तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले श्री गुप्ता आए. श्री गुप्ता के बाद उनका बेटा कौन आया? घटोत्कच. फिर उसके बाद कौन आया? घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटा कौन था? समुद्रगुप्ता. तो ये इस तरह से पिछले वाला याद रखना है कि श्री गुप्ता, फिर उनका बेटा हुआ श्री गुप्ता का घटोत्कच. फिर घटोत्कच का बेटा कौन आया? चंद्रगुप्त फर्स्ट. और चंद्रगुप्त का बेटा कौन आया? चंद्रगुप्त का बेटा हुआ समुद्रगुप्ता. तो इसी तरह से ये हो गए समुद्रगुप्ता. उसके बाद फिर समुद्रगुप्त के पुत्र कौन थे जो राजा बना? वो चंद्रगुप्त सेकंड बना. फिर चंद्रगुप्त का जो उसके बाद राजा बना वो कौन था? कुमारगुप्ता. फिर उसके बाद कौन बना? स्कंदगुप्ता. तो ये थे रूलर्स जो उसके बाद 1 by 1 आए. तो इसी तरह से इसकी फ्लो चार्ट बना लोगे तो ईजी हो जाएगा. नाम याद रहेगा कि हु वाज द मेन रूलर हु रूल्ड इन दिस गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि स्कंदगुप्ता के बारे में क्या पढ़ा था? दैट ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट वन. हमने ये देखा था कि ये एल्डेस्ट सन नहीं था, फिर भी इसने रूल किया और ये सक्सेसर बना, मतलब कुमारगुप्ता के बाद ये रूल किया. और इसके बारे में जूनागढ़ में एडिक्ट में लिखी गई है, स्क्राइब किया गया है कि इन्होंने सुदर्शन लेक जो मौर्यन रूलर्स जो थे उन्होंने बनाई थी, उसको उसने रिनोवेट किया था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनोवेट बना उसको जिस तरह से वो उसको वापस से अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके नया बना देना. तो इस तरह से इन्होंने किया था. जूनागढ़ के एडिक्ट्स में ये भी लिखा गया था दैट वाज असेंडिंग द थ्रोन, कि जब वो राजा बने थे तो बाहर के जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स, वो उन्होंने बहुत बार उनको परेशान किया. कन्फिड मतलब उनको रोकना, उनके रास्ते में रोकना, इसको परेशान करना इस तरह से. तो वो कौन था? ह्यूनस थे, जिसको बाद में फाइनली स्कंदगुप्ता ने उसको हराया था. ठीक है, तो अब हम जाएंगे. आज हमारा जो टॉपिक है इसका है कि कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी का क्या अचीवमेंट था. गुप्ता डायनेस्टी में कितने सारे लोगों ने, हमने नाम पढ़ा अब इतने सारे लोगों के, है ना, इतने सारे रूलर्स थे. सो मेन अचीवमेंट क्या था? कल्चरल अचीवमेंट क्या था इसका? क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आती है बोर्ड के अंदर, ये 4 मार्क्स में, कि कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ये हो गया, और या फिर स्पेशली समुद्रगुप्ता के बारे में. तो हमने देखा इस सभी रूलर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया है वो कौन था? समुद्रगुप्ता. तो इस तरह से याद रखना समुद्रगुप्ता. समटाइम्स इसके बारे में या फिर ना भी बोले तो आप दोनों को मर्ज कर देना है, इसके बारे में और ये वाला मर्ज कर देंगे तो हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा. तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या बताया कि गुप्ता डायनेस्टी हैज़ इमेंस इम्पॉर्टेंस. इनकी बहुत इंपॉर्टेंस उसकी कल्चर्स में दिखती है. जितने सारे रूलर्स आए थे, गुप्ता रूलर्स वे फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन्स. वो वैदिक रिलीजन्स के फॉलोअर्स थे. समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता फर्स्ट हैड एवर परफॉर्म. इन्होंने परफॉर्म किया गया था अश्वमेध याजना परफॉर्म किया था. ये हमने बार बार पढ़ा. अश्वमेध याजना क्या होता है मैं बार बार बता रही हूँ आपको. फिर दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. इन्होंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को सपोर्ट किया. भले वो किसी समुद्रगुप्ता जो थे, देखा था हमने, गॉड विष्णु को मानते थे, लेकिन फिर भी वो बाकी रिलीजियस को भी इम्पोर्टेंस देते थे. फिर इन्हीं के समय में क्या देखा गया कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो थे, फाहिन जो है, इस समय इन्होंने विज़िट की थी. किसके पीरियड में? चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में इन्होंने विज़िट की थी इंडिया. तो इस तरह से रिलीजियस इंपॉर्टेंस दिख रहा था, जहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन एज इन केम इंडिया ड्यूरिंग Chandragupta II. According to his description, it is found that the Gupta Empire was excellent in administration and crime rarely took place.
तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने वापस गए थे, फाइन ने भी बुक लिखी थी इनके बारे में भी लिखा था, तो उन्होंने लिखा कि बहुत ही एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम थी राज्य को चलाना, वो बहुत ही अच्छा था, और क्राइम बहुत ही कम, कि कुछ क्राइम होता है ऐसा कुछ भी बहुत रेयर होता था, रेयरली मतलब बहुत कम। द बर्डन ऑफ टैक्स ऑल्सो लेस, लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, उतना बोझ नहीं था लोगों के ऊपर कि हमें राजा को टैक्स देना है, इसका कुछ भी नहीं था। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इस समय संस्कृत जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी थी अपने राज्य में उन्होंने। कालिदास द कंपोज ऑफ द प्ले अभिमन्यु शकुंतलम एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम शूद्रका द राइटर ऑफ द प्ले मिर्चा खतिकम, ये इन्होंने लिखी थी इस तरह से। विशाखा दत्ता द राइटर ऑफ द प्ले ऑफ मुद्ररक्षा एंड रिनोड कोशकर अमर सिंह वे ऑल इन द प्लेस ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये सारे जो थे, क्या कहा गया कि कालिदासा ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत बोल दिया, उसके साथ कालिदास कंपोजर ऑफ प्ले, जिसने कंपोज की थी कालिदास ने क्या लिखा था, कौन सा प्ले लिखा था, अभियम शकुंतलम, ये लिखा गया था, ये संस्कृत में लिखी गई थी। फिर ग्रेट एपिक्स भी लिखी गई थी, रघुवंशम लिखा गया था, रघुवंशम। फिर इसके बाद शूद्रका द राइटर ऑफ द प्ले, तो इस तरह से शूद्रका ने भी क्या लिखा है यहाँ पे, मृच कार्तिकम, ये सारे संस्कृत प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हैं। विशाखा दत्ता द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रक्षा, ये वाले हैं। एंड इसके अलावा एंड द रिनोड, इसके अलावा कोशकर अमर सिंह, ये भी उनके राज्य में एज अ पोएट, एज अ प्ले राइटर उस समय थे, ये उनके राज्य में, दैट इज उनके कोर्ट में। रामायण महाभारत एंड मनु संहिता वे क्रिएटेड इन दियर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड ऑल्सो, तो कहा गया ये चीज़ें भी इनके पीरियड में रखा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से प्रेजेंट फॉर्म जिस तरह से उसको वैसे ही क्रिएट करके रखा था मनु संहिता, इस तरह से। ग्रेट मैथमेटिशियंस मैथ्स आर्यभट्ट, वराहमिहिर आपने क्लास 8 में पढ़ा था इसके बारे में, ब्रह्मगुप्ता के बारे में पढ़ा था क्लास 8 में कि किस तरह से उन्होंने मैथ्स में कितना सारा डिस्कवर किया था, फॉर्मूले से सब कुछ। तो ये सारे जो थे इस कौन से पीरियड में थे, ये सारे गुप्ता पीरियड में थे। एंड एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग दिस गुप्ता पीरियड, तो एस्ट्रोलॉजी भी थे जो भविष्य करते थे, भविष्यवाणी करते थे। तो ये सभी इतनी नामी, एक तो लिटरेचर से बिलोंग कर रहे थे, कोई मैथ से बिलोंग कर रहा था, कोई एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग कर रहा था। डेसिमल सिस्टम भी कहा गया इस पीरियड में इन्वेंट हो चुका था। विच लेटर रिच यूरोप, जो बाद में यूरोप में पहुंचा था। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा देखा गया तो हमारे में ही था, फिर बाद में यूरोप में पहुंचा था थ्रू अरेबियंस, जो अरेबियंस इंडिया में बिजनेस के लिए आए थे, उनके थ्रू बाद में वो अरेबियंस के थ्रू यूरोप को पहुंचा। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर्स, जो आज आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स होते हैं, मकान के डिज़ाइन करते हैं, उस समय भी हमारे इंजीनियर आर्किटेक्चर्स थे, पाई गए एविडेंस के थ्रू। अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, साइंस, मेट्रोलॉजिकल दो मौसम बताया जाता है कि कैसा होगा मौसम आज का, कैसा होगा आने वाले समय में, क्या हो सकता है, ये चीज़ें भी थी। ऑप्शन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, अब तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली उनको, फ्रॉम झांसी एंड कानपुर, इन सब की जो एविडेंस मिली, सोर्सेस मिला, फ्रॉम अजंता केव, जहाँ पे अजंता केव इज़ फेमस फॉर हिज पेंटिंग, एंड द आयरन पिलर, जो दिल्ली में आयरन पिलर है जो आज तक ख़राब नहीं हुआ, रस्ट नहीं लगा इसके अंदर ज़रा सा भी। ये सारा एग्जाम्पल प्रूफ करता है कि हमारे गुप्ता पीरियड में इतना सारा सब कुछ जो है आर्किटेक्चर्स ये से लेके, साइंस से लेके, मैथ से लेके, डेसिमल से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, ये कल्चरल अचीवमेंट था किसका, गुप्ता पीरियड का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखो, अभी हमने पढ़ा कि वो पिलर, कौन सी पिलर, आयरन पिलर,
वो कहाँ पे लोकेटेड थे? दिल्ली में रिकॉर्डेड। लेकिन दिल्ली पे कहाँ पर है? महरौली। दिल्ली पे कहाँ पे है? महरौली। फ्रॉम, अब वो कितना लंबा है? 80 फीट टॉल। फिर उसके अलावा उसके बाद फ्रॉम द 80 फीट टॉल कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा भी है वहाँ पे। फ्रॉम द 80 फीट टॉल कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा सिचुएटेड एट नालंदा फ्रॉम 7.5 फीट टॉल कॉपर। तो इसी तरह से इसके बारे में बता दिया गया कि आयरन पिलर के अलावा भी बुद्धिस्ट की जो अपनी स्टैचू मिली थी वो कॉपर से बनी हुई थी। 80 फीट टॉल बताया गया नालंदा यूनिवर्सिटी की वहाँ पे। और फिर 7.5 फीट कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्ध थी सुल्तानगंज में भी बनाया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है गुप्ता पीरियड में कि उस पीरियड में वहाँ के समय में जो थे आर्किटेक्चर्स और हमारा कल्चरल जो अचीवमेंट था बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो गुप्ता पीरियड का एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और दूसरा उसका कल्चरल अचीवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे उसकी सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ा था पहले से ही कि इसको 4 पार्ट्स में पहला कौन होता है? ब्राह्मण होते हैं, जो सबसे पहले वेद में जिससे वेद के अकॉर्डिंग सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे पोस्ट में माने जाते थे, एजुकेटेड होते थे। दे ड्यूटीज़ टू स्टडी, जिनका काम होता था पढ़ना, टीच करना, परफॉर्म याजना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, इस तरह से। फिर उसके बाद पहला हो गया ब्राह्मण। तो दूसरा कौन आया? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय था इसका देश को बचाना, डिफेंड करना, सोल्जर्स होते हैं ये। फिर तीसरा है वैश्यस, ऑक्यूपेशन, मतलब इसको हम अगर आज के ज़माने में कहा जाए तो ये कौन है? मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स। मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स, आज मोस्टली ट्रेडर्स के नाम से कहा जाता है इसको। आज इसे मेनली ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापार होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। तो ये चीज़ थे थर्ड वाले वैसे। उसके अलावा लास्ट वाला जो था शुद्रा, जो इन सभी को पूरी सोसाइटी को साफ़ सुथरा करना, सर्विस प्रोवाइड करना, उनके लिए उनका काम करना। तो ये था 4, पहला ब्राह्मण, नंबर 1, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्रा। ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड की गई थी सोसाइटी। फिर इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इन कंटेंट टू कास्ट हैज स्टार्टेड टू बी गेट वीकेंड। अब यहाँ पे कहा गया, जो हमने समाज स्टार्टिंग से देखी आई थी कि कास्ट के अकॉर्डिंग जो लोग जो काम करते हैं वही काम करते जाएंगे, सेम जो काम कर रहे हैं सेम फॉलो करते रहेंगे। लेकिन इसकी पीरियड में, गुप्ता की पीरियड में बताया गया ये थोड़ा वीकेंड, मतलब अब ज़रूरी नहीं था कि जो लोग ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, वो क्षत्रिय नहीं हो सकती है, वो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये चीज़ें थोड़ा उनमें थोड़ा वीकेंड होने लगी। जैसे आज हमारे में एक कास्ट सिस्टम जो है ऑक्यूपेशन वाला मायने नहीं रखता, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कहा गया कि इसमें थोड़ा सा वीकेंड, मतलब तो फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी थी। इवन आफ्टर ऑल दिस द बेस ऑफ कास्ट वॉज बर्थ। इसके अलावा भी लेकिन क्या चीज़ देखा? द बेसिक ऑफ कास्ट वॉज बर्थ, कि अगर आप उस कास्ट में जन्म लेते हो तो अभी आप उस कास्ट के बिलोंग करोगे, अपने आप चेंज नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ सिल्क और एक्शंस। इसके अलावा भी कि आप क्या काम करते हो, उसके अलावा आपका जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वुमेन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। उस समय वुमेन्स को इम्पॉर्टेंट स्टेटस मिलता था सोसाइटी के अंदर। इन रिलीजियस एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद हस्बैंड वॉज मैंडेटरी, कि कोई भी उत्सव हो, कोई भी पूजा पाठ हो, अगर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहेंगे तो वो कंप्लीट नहीं मना। तो इसीलिए मैंडेटरी, एक तो होता कंपलसरी, लेकिन ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से सोचो कि उस समय भी वुमेन्स दे हैव इम्पॉर्टेंट प्लेस। वुमेन्स गॉट एजुकेटेड, उन्हें पढ़ाया जाता था। व्हील मतलब पर्दा सिस्टम वॉज नॉट प्रिवेलेंट, वो उस समय पर्दा सिस्टम नहीं था। ठीक है, व्हील सिस्टम नहीं था। एट दैट टाइम 8 टाइप ऑफ मैरिज वे प्रिवेलेंट। उस समय 8 टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग, मतलब होता था। कैसा? द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर, आपको ये पता ही है स्वयंवर क्या होता है, वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट, कि अपनी इच्छा से वो जो भी किंग होते थे उनको जो अच्छा लगता था उस तरह से वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग।
फिर मुद्रा वस्तक कराना अम्बस्था प्रसवा एंड उग्रा वे द मिक्स कास्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब यहाँ पे देखा हमने कि स्वयंवर तो होता था, उसके साथ साथ 8 टाइप ऑफ मैरिज के साथ स्वयंवर भी था। इसके अलावा ये कास्ट जो थे मिक्स कास्ट गुप्ता पीरियड में, तो ये सारे जो थे कास्ट जो इस समय प्रिविलेंट थे गुप्ता के पीरियड में और मिक्स थे, विच वे एग्रेसिव अपने काम से और बहुत ज़्यादा कि जो करना है वो करना है, क्रोधित थोड़ा सा में एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एग्रेसिव होता है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बहुत गुस्से भी हो जाते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है खयस्था वाज अ सेक्शन ऑफ क्लास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड बट लेटर इट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। ये भी एक सेक्शन था, क्लास था, लेकिन बाद में वो कास्ट में आ गया, कास्ट के रूप में आ गया। ठीक है। वुमेन्स वे हैव बीन आइडियोलॉजिकली डिपिक्टेड इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। वुमेन्स को भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस दिया गया था, उसके लिटरेचर में भी उसके बारे में भी लिखा गया वुमेन्स के बारे में। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन, अगर उनके पास कोई अपना बच्चा नहीं है, द वाइफ हैज़ इनिशियल राइट टू हर हस्बैंड प्रॉपर्टी। तो मतलब सोचो कि अगर उसके पास कोई बच्चा नहीं है तो प्रॉपर्टी कोई और ले लेगा, ऐसा नहीं है, कहा गया वाइफ को ही मिलेगा हस्बैंड का प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से ये चीज़ें बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारा ख़त्म हो चुका था। वुमेन्स के राइट्स नहीं थे, एजुकेशन राइट्स नहीं थी, और अगर हस्बैंड सन नहीं है तो हस्बैंड के बाद वो प्रॉपर्टी उसके भाई के पास चली जाती थी, मतलब हस्बैंड के भाई के पास चली जाती थी। तो सोचो ये इतना बीच में चेंजेस कहाँ से आया। ये चेंजेस करता कौन है? चेंजेस इंसान ही करते, ह्यूमन्स ही करते, अगर उनको लगता है ये सही नहीं है हमें। तो इसी तरह से इसके बाद जो लोग आए होंगे उनको लगा होगा यार वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स मिल गए, हमें उनसे ये राइट्स छीन लेना चाहिए। तो इसी तरह से इस समय में वुमेन्स को अच्छी खासी राइट्स मिली थी। ठीक है। अब ये देखो गुप्ता पीरियड वाला है, ये हमने आगे भी बताया था आपको, वही वाला है वटाका। ये देखो ये छोटा सा है, बाद में जिस तरह से उसने टेक्निकली इस एरिया को भी उसने कैप्चर किया था। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट टुडे। अब ये देख लो, ये है कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता, गोल्ड कॉइन सर्कुलेटेड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके समय में का। तो इस तरह से दोनों ही गोल्ड कॉइन है, उन दोनों के अलग अलग पिक्चर्स हैं, किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, इस तरह से इसके बारे में सर्कुलेट हुआ गया था। फिर आज हम शुरू करते हैं एक नया डायनेस्टी, वर्धमान डायनेस्टी, इसके बारे में। ये छोटी सी डायनेस्टी है, गुप्ता से बहुत ही छोटी डायनेस्टी है। ठीक है। सतवा डायनेस्टी जैसा था उतना ही है, ये वाला भी सेम है, वैसा ही है। हाँ, दिस डायनेस्टी बिगन इन 6th सेंचुरी। ये 6th सेंचुरी में शुरू होती है नियर तनेश्वर विद पुष्यभूति हु वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। तो ये डायनेस्टी किसने शुरू किया? पुष्यभूति। और ये किसके पुजारी थे, किनके पूजा करते थे? गॉड शिवा के। 3 किंग्स वाज बिल्ड बॉर्न इन दिस डायनेस्टी। और इस राज्य में, इस डायनेस्टी में मेन जो 3 रूलर्स है जो रूल किए वो था प्रभाका वर्धना, राज्यवर्धना और हर्षवर्धना। ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो हर्षवर्धना हुए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाका वर्धना हिज एल्डर सन, तो प्रभाका वर्धना के बाद उनका जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन वो राजा बना। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कॉरोनेशन, जैसे ही उसको राजा बनाया गया, ही हैज़ टू इंगेज इन सेवरल बैटल्स। राजा बनते ही उसकी युद्ध बहुत बार हुई, बहुतों के साथ हुई। एंड ही वॉज असनेटेड बाय गॉड रूलर्स। उसके बाद एक युद्ध में जो बाहर वाले जो इन्वेडर्स थे, गॉड रूलर्स, शाका जो थे, इनके थ्रू उन्होंने उनको पकड़ लिया। ठीक है। आफ्टर दिस हिज यंगर, उसको पकड़ लेने के बाद फिर इसके जो छोटे भाई थे, हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धना बिकम द रूलर हु रूल फॉर 40 years एंड एक्सपैंड हिज ग्लोरी। तो उसके बाद एसिनेटेड ही, हम इसको पकड़ लिया, और उसके बाद उसके साथ जो भी
एसिनेट किया, पनिशमेंट किया, तो उसके लिए उसके छोटे भाई को बनाया गया राजा हर्षवर्धना को। उसके बाद कहा गया हर्षवर्धना ने कितने दिन तक रूल की, 40 ईयर्स तक रूल की, और इसने अपना एक्सपैंड पूरा राज्य जितना बड़ा करना था वो किया उन्होंने अपने बल पे। एंड ही डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। सो पुष्यभूति डायनेस्टी एंड एज विथ हिज डेथ, तो इसके कारण इनका जब कोई बच्चा नहीं था तो पुष्यभूति डायनेस्टी का अंत इनके मरने के बाद ही ख़त्म हो गया। तो हमने देखा है इसकी डायनेस्टी बहुत छोटी सी थी, शुरुआत की पुष्यभूति, फिर उसकी 3 पुत्र, उसके बाद पुष्यभूति के बाद कौन आया, प्रभा का वर्धना, फिर उनका बेटा राज्यवर्धना। राज्यवर्धना की लड़ाई के कारण इसको एसिनेट किया, किसने किया, शशांका जिसने थे उन्होंने किया। तो उसके बाद उसका छोटा भाई जो आया हर्षवर्धना बना राजा। हर्षवर्धना के उसने फिर भी रूल अच्छा सा किया, 40 ईयर्स तक रूल करने के बाद ही डाइड बिकॉज ही डोंट हैव एनी चाइल्ड। तो इसके लिए राज्य जो था वहीं पर ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं कि इस राज्य में इन्होंने और क्या किया, किस तरह से काम किया। द सिचुएशन एक्सट्रीमली, क्या बोला जा रहा है इसमें कि द सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम हर्षा एक्सटेंडेड द थ्रोन, जब इसने राजा बना, क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी जो थे गौर के अंदर, जैसे बंगाल रूलर शशांका, उन्होंने एसिनेट कर लिया था उसका ब्रदर राज्यवर्धना को। एंड हिज यंगर सिस्टर राजश्री हैड वेंट अवे टू सम अननोन प्लेस टू सेव हिमसेल्फ। तो इसी तरह से इसको तो उसने एसिनेट कर लिया था। उसकी छोटी जो बहन थी राजश्री, वो भी उससे बचने के लिए कहीं जाके छिप गई। इन शॉर्ट टाइम itself हर्षवर्धना बिकम सक्सेस इन डिटरमाइनिंग द वेयर अबाउट ऑफ हिज सिस्टर। तो इसी समय कहा गया कुछ समय के बाद ही हर्षवर्धना बिकम सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग कि उसकी बहन कहाँ पर है। तो बहुत ही कम समय में हर्षवर्धन ने पता लगा लिया कि उसकी बहन जो है वो कहाँ पर है। तो इसीलिए कहा गया इन शॉर्ट टाइम इटसेल्फ हर्षवर्धना केम बिकम सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग, मतलब पता लगा लिया। ही एंटर इनटू एन अलायंस विद किंग भास्कर वर्मा ऑफ कमरपा। तो इसने क्या किया, इसने थोड़ी अपनी ट्रिक लगाई कि अकेले लड़ने से बेटर है कि हम अपने आसपास के रूलर्स के साथ अगर मिल जाते हैं। तो उसने अलायंसेस अपने आसपास के जो किंग्स थे उनके साथ हाथ मिला लिया, अलायंस में चले गए। तो कौन थे वो किंग, भास्कर वर्मा ऑफ कमपुरा सेंड अ लार्ज आर्मी। उसके बाद उसने फिर मिल के उसने एक सेना तैयार किया, और किसके खिलाफ, शशांका के खिलाफ। थ्रो इन द साउथ, तो इसने साउथ में, क्योंकि उसके राज्य नॉर्थ ईस्ट से लेके नीचे साउथ, थ्रो इन द बैट थ्रो दो इन द साउथ हिज आर्मी वे फोर्स टू रिटर्न बैक फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो ये नर्मदा रिवर्स के वहाँ से वापस आना पड़ा बाय किंग पुलकेशिन सेकेंड। तो यहाँ पे शशांका के खिलाफ उसने आर्मी तैयार की, आर्मी को भेजा, लेकिन साउथ में कहा गया आर्मी जो थी वापस आ गई। और साथ में कौन सा रूलर था उनके, बाय किंग पुलकेशिन सेकेंड इन हिज लॉन्ग टेन्योर ऑफ किंग और रूल। इसके लंबे समय में पुलकेशिन सेकेंड इन हिज लॉन्ग टेन्योर ऑफ रूल ही वेग्ड कंटिन्यूस बैटल, इसने बहुत लड़ाई लड़ी। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम स्नो-लैडेड माउंटेन्स, कहा गया नॉर्थ हिमालय से शुरुआत होती है टिल द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ। तो मतलब नॉर्थ हमारा हिमाद्री से शुरू होकर नर्मदा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एमपी, नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, और जिस तरह से ये कहाँ है नर्मदा, ये महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, तो ये रहा नर्मदा। तो सोच लो ऊपर से ये नर्मदा रिवर है, ये वाला नर्मदा रिवर है, ठीक है ना, नर्मदा ये वाला रिवर। यहाँ पे विंध्या रेंजेस है, इसके अंदर ही विंध्या रेंजेस आती है इस तरह से। तो ये एरिया नॉर्थ से लेकिन उन्होंने साउथ तक, नर्मदा के एरिया तक उन्होंने रूल किया। बाउंड्रीज बता दिए गए कहाँ से कहाँ तक थी। गुज्जन इन द गंजन इन द ईस्ट टिल बल्लवा इन द वेस्ट। कन्नौज वॉज अ कैपिटल, इन्होंने कन्नौज को कैपिटल बना के रखा था, ठीक है। हर्षा हैज़ टेकन अप द टाइटल ऑफ महाराजा धिराजा, इनको टाइटल दे दिया गया महाराजा धिराजा का। एंड ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिव, भगवान शिव को मानते थे, सन गॉड को मानते थे। लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइन टूवर्ड महायाना बुद्धिज़्म, बाद में फिर ये बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा इसकी जो अट्रैक्ट थी, कुछ मतलब बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा, रुचि होने लगी, इसके लिए इन्होंने इसको बुद्धिज़्म को भी अपनाया। वंस इन एवरी 5 years यूज टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज सेरेमनी ऑन द कॉन्फ्रेंस रिवर पॉइंट ऑफ गंगा यमुना एंड परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर।
तो किया गया, हर 5 साल में ये एक बहुत बड़ा यज्ञ करते थे, ठीक है, पूजा करते थे, जहाँ पे गंगा एंड यमुना मीट दोनों जहाँ मिलती है, और वहाँ पे दान पुण्य किया जाता था, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए जो हो सके वो करते थे। चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यूसेंग्स भी यहाँ पे इस समय, इसके समय में, हर्षवर्धना के समय में आए थे, एंड ऑल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी। उन्होंने 6th सेरेमनी इनकी अटेंड की थी। हर्षवर्धना कंपोज 3 प्ले, इन्होंने कंपोज खुद लिखी थी, 3 प्लेस लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये अंडरलाइन कर देना कि इन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी थी, कितनी प्ले लिखी थी। ये 3 प्लेस लिखा था, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शी। हर्षवर्धना हैज़ प्रोवाइडेड शेल्टर टू, कहा गया हर्षवर्धना के समय में बाना भट्ट आए थे इनके शरण में। कंपोजर ऑफ कदम्बरी एंड हर्षचरिता, जिसने इनके यहाँ पर आने से इन्होंने 2 बुक को कंपोज किया था, एक तो कदम्बरी और हर्षचरिता, हर्षवर्धना के बारे में। मयूर, सुबंधु, मतंग, दिवाकर, ईशान एंड मेनी अदर स्कॉलर्स, ये सभी एंड चाइनीज़ ट्रैवलर्स ह्यूसेंग्स भी इसी समय आए थे, हर्षवर्धना के समय में, ठीक है। तो इसी तरह से ये हर्षवर्धना की डायनेस्टी जो थी बहुत ही छोटी थी। नेक्स्ट में देखते हैं इनका, ये देखो, ये इनका पिक्चर है। यहाँ पे कंटेंट में क्या है, एम्पायर्स ऑफ हर्षवर्धना, जो कलर्स दिख रही है लाइट ब्राउन कलर की, तो ये शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो ये देखो, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, और इस तरह जैसे मैंने कहा था नर्मदा, ये रहा रिवर नर्मदा, आपको दिख रहा है ये रहा, और ये नीचे वाला तापी, दूसरा जो है वो तापी है, तो ऊपर वाला नर्मदा है। तो यहाँ तक का राज्य था इनका, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी कंट्रोल, ठीक है। और ये पिक्चर है हर्षवर्धना की, किंग हर्षवर्धना की। तो इसी तरह से आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। टिल देन टेक केयर।